ओके, आज का जो टॉपिक है इस्केमिक हार्ट डिजीज, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इस्कीमिया या हाइपोक्सिया दोनों क्या है, को रिलेटेड हैं चीज़ें। ठीक है। तो इस्केमिक क्या हुआ कि अगर हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, जितनी डिमांड है उसकी ऑक्सीजन की वो फुलफिल नहीं हो रही, उस कंडीशन को क्या बोला कि वो क्या है आपकी इस्केमिक हार्ट डिजीज। प्रोनाउंसिएशन आपकी है, चाहे इस्केमिक हार्ट डिजीज पढ़ लो चाहे इस्केमिक हार्ट डिजीज, IHD इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन है। ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज है क्या? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्डिक डिसेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल सप्लाई एंड डिमांड फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें पता है कि जैसे बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्यों ऑक्सीजन और ब्लड रिलेटेड क्यों है वो हमें क्लैरिफाई है कि ब्लड ही क्या है आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है। ठीक है। तो क्या है, और बाकी चीज़ें जैसे हमारे ग्लूकोज हो गया, किसी का माइक अनम्यूट है, तो क्या है जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है वो पर्टिकुलरली क्या है कि एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्डिक डिसेबिलिटी किसकी वजह से हो रही है कि क्या हो रहा है, मायोकार्डियल सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। अभी बोला जैसे बाकी ऑर्गन्स को ग्लूकोज के लिए, मिनरल के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए ब्लड की ज़रूरत है, वैसे ही आपके मायोकार्डियल, आपके हार्ट को भी, आपके कार्डिक सेल्स को भी, मायोसाइट्स को भी क्या है ब्लड की ज़रूरत है। ठीक है। Since narrowing or obstruction of the coronary artery system is the most common cause of myocardial anoxia, the alternative term coronary artery disease is used synonymously with IHD. इसी को इस्केमिक हार्ट डिजीज को ही क्या कहा जाता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। क्यों? क्योंकि जो मेन हमारे ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, डेट इज कॉर्नरी आर्टरी। जैसे हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है हार्ट की, वैसे ही कॉर्नरी आर्टरी जो होती है, जो ब्लड सप्लाई करती है मायोसाइट्स को, आपके कार्डिक सेल्स को, वो भी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी और राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। जैसे आप पल्स चेक करते हो आम से, ठीक है, आर्टरी से, वैसे ही नेक के पास भी हम पल्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है। अगर नेक के पास आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करोगे, वहाँ पे भी पल्स आपकी फील होती है। तो डैट इज योर कॉर्नरी आर्टरी, जो क्या कर रही है, अदर आर्टरीज भी हैं जैसे कॉर्नरी डिसेंडिंग आर्टरी, वो ये सभी क्या करती हैं, जो मायोसाइट्स हैं, जो आपके कार्डिक सेल्स हैं, उनको क्या करती हैं, उनको ब्लड सप्लाई देती हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी सिस्टम मेन कॉज है आपका किसका, मायोकार्डियल एनोक्सिया का, कि मायोकार्डियल आपका प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पा रहा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, तो मेन क्या रीजन माना गया है कि कॉर्नरी आर्टरी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। इसीलिए इस्केमिक हार्ट डिजीज को ही सिनोनिमसली क्या यूज किया जाता है वर्ड, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो कैड ले लो चाहे IHD ले लो, ये दोनों किस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं कि जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही। ठीक है। सिंस कार्डिक मायोसाइट्स जनरेट एनर्जी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल oxidative phosphorylation, cardiac function is strictly dependent upon the continuous flow of oxygenated blood through the coronary arteries। अभी आपको बता करके हटी, फिर बता रही हूँ, जो मायोसाइट्स हैं वो जो अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं वो सारा डिपेंड करता है उनके सेल के माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे। माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने पहले भी पढ़ा कि जो ATP जनरेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का एनर्जी हाउस कहा जाता है। वो जो एनर्जी जनरेट करता है वो किस फॉर्म में करता है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपके सेल डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, उसमें क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रियल से एनर्जी बन रही है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेसिस पे बन रही है। तो क्या है, वहाँ पे भी दिख रहा है कि मायोसाइट्स को भी क्या है, उस माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है। तो वो भी क्या है, वो डिपेंड किस पे करता है कि कितनी उसको ब्लड सप्लाई है, उस ब्लड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि कितनी उसको वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेटेड है, जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की थी। ठीक है। कि क्या है, इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, ये सारे क्या है, ये ब्लड प्रॉपर मिलना, ये ऑक्सीजन प्रॉपर मिलना उस सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये थी इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाएगी आपकी एपिडेमियोलॉजी, कि कितने केसेस हैं, कितने पॉपुलेशन है जो किसकी वजह से, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से जिनकी डेथ होती है या जिनके
क्या बनती है, ये पर्टिकुलर डिजीज बनती है। अभी हमने देखा कि इस्केमिक हार्ट डिजीज का मेन रीजन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन होना, किसमें, कॉर्नरी आर्टरी में। क्यों, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी ही मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, वो मेन एक कॉज है। तो डिस्पाइट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन थेरेपी इन द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी, IHD in its various forms remains the leading cause of mortality in the United States and other developed nations, accounting for 7.5 million deaths worldwide each year। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ IHD, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो रहा है। अब आपको पता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है बेसिकली आपकी IHD में, ठीक है, अभी हमने देखा कॉर्नरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है चाहे उसका रीजन कोई भी हो, वो मेन जो IHD के डिफरेंट आपके वेरियस फॉर्म्स हैं उनकी वजह से जो डेथ हो रही है, किसमें, चाहे यूनाइटेड स्टेट है चाहे ऑल ओवर कंट्री है, डेवलप्ड नेशन में, वो 7.5 मिलियन तक होती है। मोर्टेलिटी बोला गया है डेथ रेट को, कि कितने परसेंट पर्टिकुलर कितने पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो रही है, किसकी वजह से, इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से। इन मोर देन 90% ऑफ केसेज IHD इज ए consequence ऑफ रिड्यूस्ड coronary blood flow secondary to obstructive atherosclerotic vascular disease। ठीक है, ये अभी हमने कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक है उसमें क्या हो जाता है, पर्टिकुलर लिपिड प्लाक बन जाता है। वो कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे पैथोजेनेसिस एथेरोस्क्लेरोसिस की। अभी के लिए जो समझने वाली चीज़ है, अभी बोला कि इन मोर देन 90% ऑफ केसेस, हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा कि जो IHD है उसका मेन कॉज क्या है, उसका मेन कॉज है कि कॉर्नरी में ऑब्स्ट्रक्शन होना। और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव आपका एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीज। इनमें 95% केसेस ऐसे हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, वो अब कॉमन सी चीज़ें हैं। अब आप हाइपरटेंशन पढ़ चुके हो, ब्लड पढ़ चुके हो, हार्ट पढ़ चुके हो, तो आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो कि क्या हो रहा है। अगर आपके प्रॉपर कॉर्नरी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसमें ही ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं इस्केमिक हार्ट डिजीज बनाएगी। नाम के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर डिजीज को उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर ऑफ IHD। रिस्क फैक्टर जो है IHD के, पहले आ जाते हैं नॉन मॉडिफाइएबल, जिनको आप मॉडिफाई भी कर लोगे कोई चेंजेस नहीं होंगे ना, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे एज, फैमिली हिस्ट्री, सेक्स के अकॉर्डिंग मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज के एज कंपेरिजन टू फीमेल। क्यों, क्योंकि फीमेल जब उसमें एस्ट्रोजन है, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, ब्लड की थिकनिंग में हेल्प करता है, साथ में ब्लड लॉस होता रहता है फीमेल्स में, तो इतने ज़्यादा प्लाक फॉर्मेशन या इतने ज़्यादा इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के वहाँ पे चांसेस नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये क्या है, ये नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं। एज हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, सेक्स हो गया, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये है जो है उसकी वजह से जो आपका रिस्क बन रहा है IHD का, वो है एज, फैमिली हिस्ट्री और सेक्स। दूसरे आ जाते हैं मॉडिफाइएबल, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन। इन केसेस को क्या कर सकते हो आप, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। सिगरेट की सीजेशन कर सकते हो, डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर का लेवल कंट्रोल कर सकते हो। हाइपरलिपिडीमिया, नाम के अकॉर्डिंग काम, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाई लेवल ऑफ शुगर, उसको डायबिटीज़ कहा है। हाइपरलिपिडीमिया, हाई हो जाना लिपिड कंटेंट का बॉडी में, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरटेंशन, अभी पढ़ा, हाई BP। तो ये क्या है, अगर आप इनको चेंज करते हो तो इस्केमिक हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो सकता है। अदर फैक्टर्स जो आते हैं जिनकी वजह से IHD हो सकता है, दैट इज ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटीज, स्ट्रेस लेना, पोस्ट मिनोपॉजल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होना, अल्कोहल होना। अभी सेक्स के टाइम बताया कि फीमेल लेस ससेप्टेबल होती हैं IHD के लिए एज कम्पेयर टू मेल, क्यों, उसमें एस्ट्रोजन का लेवल होता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, वैसे ही ब्लड थिकनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कि वो क्या है, आपके क्लॉट जो प्लाक बनते हैं उनको, जो थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होती है वो होने नहीं देता है। ठीक है, एस्ट्रोजन, तो जो पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है उनमें क्या है, उनमें चांसेस हो सकते हैं, उनमें रिस्क हो सकते हैं, किसके, IHD के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस यहाँ पे कंबाइन है, इसीलिए टर्म दी है इटियोपैथोजेनेसिस। जो मैं ये कंटेंट प्रेफर कर रही हूँ वो आपका हर्ष मोहन और आपके रॉबिन स्कॉटन से है। ठीक है, कुछ आपके इंटरनेट सोर्सेज जैसे स्लाइड शेयर एक्सेट्रा थोड़ा बहुत वहाँ से है, इमेजेस वगैरह। बाकी क्या है, आपका सारा कंटेंट हर्ष मोहन और आपका रॉबिन स्कॉटन से। तो उसमें क्या है, आपको पर्टिकुलर एटियोपैथोजेनेसिस करके भी दिया हुआ है कि एटियोलॉजी विद कॉजेज आपको पैथोजेनेसिस बताइए कि वो कॉजेज कैसे IHD बना रहे।
तो जो फर्स्ट कॉज आ जाता है आपके ऑब्स्ट्रक्शन का कॉर्नरी आर्टरी में। ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड आप समझ रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज को रोक देना, किसी चीज से बंदिश लगा देनी, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है मायोकार्डियल सेल को, मायोसाइट्स को, अभी स्टार्टिंग में समझा करके है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसका क्या रीजन है? कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कॉर्नरी आर्टरी में वो एथेरोस्क्लेरोसिस होना। वेस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस वेसल्स में कहीं भी होना, ठीक है। तो टर्म के अकॉर्डिंग आपको पहले ही बोला कि काम के अकॉर्डिंग ही उसको टर्म दी हुई है, टर्म का एक मीनिंग है, तभी वो टर्म है। तो वेस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस कहीं भी वेसल में हो जाना, और कॉर्नरी आपका एथेरोस्क्लेरोसिस कॉर्नरी आर्टरी में पर्टिकुलरली, इसीलिए इटियोपैथोजेनेसिस में फर्स्ट कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस बोला गया। अब एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या? हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स। आपको फर्स्ट यूनिट के टाइम भी बोला कि आपके सेकंड जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, वहाँ पे लिखा है पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन का चैप्टर है। आपको उसी टाइम बोला था कि हम आगे कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस बोला गया हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स, कि जो वेसल्स हैं आपकी, अभी हम बस बेसिकली किस वेसल की बात कर रहे हैं? हम अभी कॉर्नरी आर्टरी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हार्डनिंग हो जाना किसी रीजन की वजह से, वो क्या है, वो कंडीशन बोली गई एथेरोस्क्लेरोसिस। द की प्रोसेसेस इन द एथेरोस्क्लेरोसिस आर इंटीमल थिकनिंग हो जाती है, लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाती है। अब आपको पता है कि लेयरिंग जो होती है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो जो इंटीमा पार्ट है उसकी थिकनिंग हो जाना, दैट इज जो इनर सबसे लेयरिंग है आपके वेसल्स की, कॉर्नरी आर्टरी की, उसकी थिकनिंग हो जाना, दैट इज इंटीमल थिकनिंग, ठीक है, इंटीमा की थिकनिंग हो जाना। लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाना, जब लिपिड आपके जो ट्राइग्लिसराइड है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें हैं, जब इनका लेवल क्या हो जाता है आपकी बॉडी में, चेंज हो जाता है, ठीक है। जो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बॉडी के लिए गुड है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बैड है। क्यों ऐसा, ये भी बता के रखती हूँ। जो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, और आपको पता है जब आपकी मसल वर्कआउट करती है, जब आपका सेल वर्कआउट करता है, तो उसको प्रोटीन की यूटिलाइजेशन करनी होती है, ठीक है। तो आपका क्या है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है डेट इज गुड, क्यों? क्योंकि उसमें आपका हाई प्रोटीन लेवल है। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है डेट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, वो क्यों? क्योंकि उसमें लो प्रोटीन है, उसमें ज़्यादा फैट है, ठीक है। तो जो हम ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में है वो लिपोप्रोटीन बनाते हैं, आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जब ये लिपिड कंटेंट, फैट कंटेंट आपकी बॉडी में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, प्रॉपरली उसकी क्या नहीं हो पाती, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, बॉडी में डिपोजिशन शुरू हो जाती है, बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो क्या है, मेन जो 2 प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस में, हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स में, वो फर्स्ट है कि इंटिमा, इनर लाइनिंग की थिकनिंग हो जाना, और दूसरी जो लिपिड हमारी बॉडी में प्रॉपर मेटाबोलाइज हो जाना चाहिए था, उसकी वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाना। These processes will produce the atheromatous plaque। यही जो 2 प्रोसीजर हैं, लिपिड की एक्यूमुलेशन होना और इंटीमा का थिकनिंग होना, ये क्या बनाता है, एथेरोमेटस प्लाक बनाता है, ठीक है। जो वहाँ पे बेसिकली जो आपकी वेसल्स हैं वहाँ पे उस लिपिड का एक प्लाक बन जाता है, एक थ्रोम्बस बन जाता है, ड्यू टू वहाँ पे इन्फ्लामेशन के साइन एंड सिम्टम आने की वजह से, इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से, ठीक है। ये जो इटियोपैथोजेनेसिस का डायग्राम है ये आगे दिया हुआ है, दोबारा फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, सुपर एडेड चेंजेस इन कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस। एक तो एक्यूट चेंजेस इन क्रॉनिक एथेरोमेटस प्लाक हो जाना, दूसरा कॉर्नरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो जाना। एक जो इटियोलॉजी हो गई आपकी इस्चेमिक डिजीज की, वो हो गया कि कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना। जो दूसरी इटियोलॉजी होगी वो हो गई कि सुपर एडेड चेंजेस इन कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी बोला एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, हार्डनिंग होना वेसल्स की, किसकी वजह से, इंटीमा की थिकनिंग की वजह से या लिपिड एक्यूमुलेशन की वजह से। यही 2 प्रोसेस फर्दर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एथेरोथ्रोम्बस प्लाक, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से वहाँ पे एक थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो इतना कर पार्ट हो गया। जो सेकंड पार्ट आ जाता है उसमें आ जाता है सुपर एडेड चेंजेस इन कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कि प्लाक बन गया, उसके बाद अब क्या होगा, वो भी क्या बनाएगा, इस्चेमिक डिजीज बनाएगा। एक एक्यूट चेंजेस इन क्रॉनिक एथेरोमेटस प्लाक, जो वो प्लाक बना हुआ है, जो वो थ्रोम्बस बना हुआ है, उसमें क्या हो जाना, एक्यूट चेंजेस हो जाना। या कॉर्नरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो जाना, वहाँ पे जो आपका प्लाक बना हुआ है उसका रप्चर हो जाना, उसका बर्स्ट हो जाना, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी और वहाँ पे क्या होगा, एक थ्रोम्बोसिस होगा।
या लोकल प्लेटलेट एग्रीगेशन होना एंड कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म होना। स्पाज्म क्या है? सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिनको हम क्रैम्प्स भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी एकदम से मसल पेन होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्पाज्म है वो एक टाइप का, कि वहाँ पे क्या है, सडन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल हो गई है, ठीक है। तो क्या हो जाना, लोकल प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाना उस जगह जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, या कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म हो जाना वहाँ पे, ठीक है। तो उन कंडीशंस की वजह से भी क्या बनता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस बनेगा तभी उसमें सुपर एडेड चेंजेस होंगे। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस ही नहीं होगा बॉडी में तो उसमें सुपर एडेड चेंजेस कहाँ से होंगे? तो ये दोनों आपको समझाने के लिए क्या किया गया है, बुक में अलग अलग दिया गया हुआ है। एक एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन बन जाना, दूसरा उसी में क्या हो जाना, फर्दर चेंजेस हो जाना। कैसे, वो आगे देखते हैं। ये है अब आपके पास पूरा डायग्राम। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, नॉर्मल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये दी हुई है फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन। इसमें क्या है, तीन आपकी लेयरिंग दिखाई हुई है, एडवेंटिशिया, मीडिया और इंटीमा। आउटर लेयरिंग, मिडल लेयरिंग और इंटरनल लेयरिंग। अभी बोला कि आपके एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है, इंटीमल थिकनिंग हो जाती है। तो जो इंटीमा लेयरिंग है उसमें क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। ये दिखाया है कि नॉर्मल कुछ इस तरह से दिखती है वेसल। अब उसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करोगे या अपनी पानी की पाइप ले लो, ठीक है, जो नॉर्मल वाटर पाइप आती है, उसको भी अपर साइड से देखोगे तो कुछ इसी तरह से दिखती है कि आपकी क्या है, रबड़ जो आपकी है बाहर, उसकी लेयरिंग, और अंदर क्या है, जो लीमन पार्ट है जहाँ से पानी फ्लो करेगा। तो वही क्या है, वो जो वेसल्स है उसके तीन लेयरिंग बता दी है, एडवेंटिशिया, मीडिया एंड इंटीमा। और उसके अंदर क्या है, जो होल है, जिसका खाली पार्ट है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फिक्स्ड कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसको टिपिकल एंजाइना भी कहा। एंजाइना क्या कंडीशन है आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ समझने के लिए बता देती हूँ ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको। एंजाइना कंडीशन है जो चेस्ट पेन होता है, किसकी वजह से, प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपके मायोकार्डियल को ना होने की वजह से जो चेस्ट पेन कंडीशन होती है, दैट इज योर एंजाइना कंडीशन। तो जब वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में फिक्स्ड कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो दिखती सी बात है, टिपिकल एंजाइना पेन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्या होगा कि जो आपका एडवेंटिशिया है, मीडिया है, इंटीमा है, जो इनर इंटीमा है, बेसिकली देखो वहाँ पे दिखाया है, बाहर की लेयरिंग जो आपकी मिडल लेयरिंग है, जो आपकी एडवेंटिशिया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाए हैं। बट जो आपका इंटीमा है उसमें क्या दिखाया है कि वो थोड़ी सी क्या हो गई है, थिक हो गई है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लिपिड की क्या हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है। उस कंडीशन को हमने क्या बोला कि वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, ठीक है। प्लाक किसी भी चीज़ को बोला जहाँ पे किसी चीज़ की एक्यूमुलेशन की वजह से एक चेंज सा हो जाए, उस प्लाक कंडीशन को, कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है, स्वेलिंग सी होती है, तो उस कंडीशन को बोला कि वहाँ पे क्या होगी है, प्लाक फॉर्मेशन होगी है। तो जब वहाँ पे पर्टिकुलर लिपिड की आपकी एक्यूमुलेशन हो रही है, उस कंडीशन को बोला कि क्या है, वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, ठीक है। होगा किसमें, इंटीमा में। अभी जो हमने देखी पीछे की एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, किसकी वजह से, इंटीमा थिकनिंग की वजह से और लिपिड एक्यूमुलेशन की वजह से, जो क्या बना रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। तो वो ये चेंज है। नॉर्मल कैसे थी, बिल्कुल आपकी राउंड थी, ठीक है, ब्लड वेसल जब देखी, या कॉर्नरी आर्टरी जब देखी। बट आपके क्या हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस में, वो एक प्लाक की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो इंटीमा इनर लेयरिंग है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। अब इसमें देखो दो एरो से ये फ्लो चार्ट डिफाइन किया हुआ है। एक वहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी, जिसकी वजह से प्लाक की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। डिस्ट्रप्शन हो जाना कि वो प्लाक क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का प्रोसेस है, हमारे बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि जब कहीं पे कोई भी चेंज आएगा, हमारा डिफेंस, हमारा इम्यून सिस्टम उसको ठीक करने में लगेगा, हमारे बॉडी सेल उसको ठीक करने में लगेगा। तो जैसे ही यहाँ पे दिखेगा कि क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो वहाँ पे क्या है, बॉडी हील करना स्टार्ट करेगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी। हमने अभी सेकंड चैप्टर इन्फ्लामेशन पढ़ा है, उसमें देखा है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। तो जब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी, प्लाक जो वो डिस्ट्रप्शन होगा, प्लाक का जो रप्चर होगा, क्यों रप्चर होगा, क्योंकि वहाँ से बॉडी को काम करना है कि अगर गलत जगह आपके लिपिड की एक्यूमुलेशन होगी है, तो बॉडी का काम क्या है, वहाँ से उस लिपिड को हटाना, वहाँ से वो ऑब्स्ट्रक्शन खत्म करना। तो वो क्या है, वहाँ पे प्लाक डिस्ट्रप्शन करेगा। अगर होगी तो वो फर्दर दो प्रोसेस दिखाए हुए हैं। बट अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन अपना हीलिंग प्रोसेस कर जाएंगे, तो ये हीलिंग दिखाई हुई है, तो कुछ इस तरह से आपकी ब्लड वेसल बन जाएगी। अब खुद ही देख लो,
कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स कैसी थी और यहाँ पे आफ्टर हीलिंग ब्लड वेसल कैसी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीवियर फिक्स्ड कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसको हमने कहा क्रॉनिक सिस्टेमिक हार्ट डिजीज। क्यों? क्योंकि हीलिंग में हमने देखा कि एंजियोजेनेसिस होती है, वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, वहाँ पे क्लॉटिंग होती है, वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे फिब्रिन फॉर्मेशन होती है। तो वो कंडीशन क्या है, वो ये वाली कंडीशन है आफ्टर हीलिंग। वहाँ पे क्या हो जाएगी, फिक्स्ड कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। उसी कंडीशन को हमने क्या बोला कि वही क्रॉनिक सिस्टेमिक हार्ट डिजीज है। इस्कीमिया, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही थी, जो अभी तक हमने देखा कि इटियोपैथोजेनेसिस में, इटियोलॉजी में 2 रीजन बताए। एक एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना, जब वहाँ पे ये प्लाक सा बन जाएगा तो कितनी सी जगह रहेगी वहाँ पे ब्लड पास होने के लिए। ठीक है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कॉर्नरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, जो क्या कर रही है, हमारे मायोकार्डियल, हमारे मायोसाइट ब्लड सेल्स को क्या कर रही है, हमारे ब्लड सप्लाई कर रही है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज होना नॉर्मल सी बात है। इसीलिए पहले ही बोला कि इस्केमिक हार्ट डिजीज को सिनोनिमसली क्या बोला जाता है, कंजेस्टिव सॉरी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। कि आपका क्या हो सकता है, कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही इस्कीमिया बनेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज बन गया। बट अगर ये प्लाक डिस्ट्रक्शन हो जाती है प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बर्स्ट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, या तो बिल्कुल छोटा सा थॉम्बस बनेगा वहाँ पे। ठीक है, जब आपका क्या है, आपकी लेयरिंग बर्स्ट होगी, तो वहाँ दिखती सी बात है कि ब्लड वहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट होगा, क्लॉटिंग करेगा। जो अभी बोला, हीलिंग के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, अगर हीलिंग कर गई तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, अगर हीलिंग नहीं हुई, आधा ही प्रोसेस हुआ, तो थॉम्बस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें, ये हमारे बाहर भी, स्किन पे भी कोई इंजरी होती है, वहाँ पे भी यही होती है। तो हीलिंग आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक कंडीशन होगी प्लाक डिस्ट्रक्शन की वजह से, या तो हल्का सा थ्रोम्बस बनेगा या कंप्लीटली ब्लॉकेज कर देगा थ्रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एम्बोलिज्म कॉज होगा। एम्बोलिज्म क्या है बेसिकली, कि क्या है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल एंजाइना की कंडीशन आ जाएगी, एक्यूट या तो एक्यूट सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाएगा, या सडन डेथ हो जाएगी। दूसरी साइड अगर ऑक्यूलिसिव थ्रोम्बस बन गया, ऑक्यूलिसिव पूरा उसने क्या किया, आपके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दी, यहाँ पे हल्की सी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की है, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट आपका ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफेक्शन बन जाएगा, या सडन डेथ हो सकती है। अब आप सब चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो। एटियोलॉजी में कॉज में पहला रीजन बोला एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, अब नॉर्मल में बना एथेरोस्क्लेरोसिस, उसकी वजह से क्या बना आपका क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। अगर ठीक हो जाता है तो इस तरह से थोड़ी सी जगह बच जाएगी ब्लड पास होने के लिए। बट अगर प्लाक की डिस्ट्रक्शन हो गई तो वो क्या बनाएगा, या तो सडन डेथ हो सकती है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, या एंजाइना कंडीशन बन सकती है। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर्स जिन्हें कहा, कि कोई आपका मेडिकल ऑफिसर, कोई डॉक्टर कैसे जज करेगा कि आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है। वो क्या देखेगा कि आपकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, आपकी ईसीजी चेंज हुई है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको एंजाइना, जो अभी बोला कि अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो चेस्ट पेन होती है, आपको चेस्ट पेन तो नहीं हो रही है, मायोकार्डियल इंफेक्शन तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, या जब ये चीज़ें सीवियर हो जाती हैं, तो वहाँ सडन डेथ भी हो सकती है। वो तो कॉमन सी है, जब हार्ट ही नहीं काम कर रहा तो बाकी आपके बॉडी ऑर्गन कहाँ काम कर देंगे, तो वो सडन कार्डिक डेथ भी बन सकती है। इसी को पूरे को क्या बोला, ये क्या है, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। ठीक है, कि जितनी मैनिफेस्टेशन है, जितनी क्लिनिकल फीचर्स हैं, उनको टोटली क्या बोला कि वो क्या है, आपके एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम्स हैं। ठीक है जी, ये क्या है, ये आपकी लिपिड की एक्यूमुलेशन है। और इसी को क्या बोला, ये थ्रोम्बोमेटस प्लाक है या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है। ये जब क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से हील हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हार्ड हो जाएगा यहाँ पे प्लाक जो बना हुआ है। बट अगर नहीं होगी हीलिंग, प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से प्लाक रप्चर हो जाएगा, या आपके अभी देखा हमने कि पर्टिकुलरली प्लाक की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। थ्रोम्बस क्या है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है, वो आपको सेकंड दिखाया हुआ है कि जो आपकी राइट साइड की इमेज है उसमें क्या है, प्लाक रप्चर दिखाया हुआ है, वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन दिखाई दी है, जो वहाँ पे प्लाक रप्चर की वजह से या आपके प्लाक डिस्ट्रक्शन की वजह से जो फॉर्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ आईएचडी में आ जाता है कि सेवरल अदर कॉर्नरी लीजन्स में कॉज आईएचडी इन लेस देन 10% ऑफ केसेस। जो 90% केसेस हैं आईएचडी के, उसमें जो कॉज होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है।
या जो सुपर एडेड चेंजेस एथेरोस्क्लेरोसिस में हुए वही 90% केसेस में मेन कॉज रहते हैं। जो अदर केसेस हैं उसमें क्या है, जो अदर कॉर्नरी रीजंस हो सकते हैं वो IHD के कॉज होते हैं। बाकी जो 10% बचे केसेस हैं, जैसे नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉज, अभी बोला एथेरोस्क्लेरोसिस 90% पेशेंट्स में एक मेन कॉज है IHD का। अदर क्या आ जाते हैं, जो नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक नहीं है, जिनमें लिपिड एक्यूमुलेशन नहीं होगी, जिसमें प्लाक रप्चर नहीं होगा, वो आ जाते हैं। या तो वहाँ पे वेजोस्पाज्म होगा, वेसल्स की सडन कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्टेनोसिस होगा। स्टेनोसिस मतलब कार्डियोस्टेनोसिस मतलब आपके कार्डिक वेसल्स की एकदम से नैरोइंग हो जाना, ठीक है। ये अलग अलग वेसल्स का, जैसे स्पाज्म बोला आपको, वेसोस्पाज्म मसल स्पाज्म भी होते हैं, वैसे ही स्टेनोसिस कार्डिक स्टेनोसिस भी हो सकती है, स्पाइनल स्टेनोसिस भी हो सकता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाना, सडन नैरोइंग हो जाना वेसल्स की, उसको बोला स्टेनोसिस। वेसोस्पाज्म एक रीजन है, स्टेनोसिस एक रीजन है, किसकी, ऑफ कॉरोनरी ऑस्टिया की। कॉर्नरी ऑस्ट्रिया जो मेन होल है कॉर्नरी वेसल का आपका, ठीक है, उसकी स्टेनोसिस हो जाना, उस होल की सडन नैरोइंग हो जाना, वो एक मेन रीजन है। आर्टराइटिस, आर्टरीज की इन्फ्लामेशन हो जाना, 2 बार लिख दिया है, देख लेना। आर्टराइटिस, आर्टरीज की इन्फ्लामेशन हो जाना। एम्बोलिज्म हो जाना, एम्बोलिज्म अभी बताया कि वहाँ पे अगर स्मॉल थ्रोम्बस बनेगा तो वो क्या करेगा, एम्बोलिज्म बनाएगा। तो एम्बोलिज्म ज़रूरी नहीं है कि थ्रोम्बस की वजह से हो जाए। अगर किसी को पता होगा तो जब हम क्लिनिकल उसमें जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, जब आईवी इंजेक्शन दो तो उसमें कोई बबल मत रहने दो, कोई एयर गैप मत रहने दो। वो एयर गैप होगा तो वो क्या करेगा, एम्बोलिज्म कॉज करेगा आर्टरी में। मतलब वो क्या कर देगा, एक गैप फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सडन ब्लॉकेज वहाँ पे कॉज कर देगा एयर बबल की वजह से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एयर बबल अगर आप इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो आप आएगी और उससे आपका कोई एयर बबल चला गया तो बॉडी में ऐसे डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं। या जब आपके कैनुला चढ़ाया जाता है, जब NS चढ़ाया जाता है, उस टाइम भी क्या किया जाता है, नर्सिस देखना, फील करना, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना जब वहाँ जाते हैं हॉस्पिटल। तो वो क्या करता है, जब आपके आईवी या सॉरी कैनुला चढ़ाया जाता है, NS चढ़ाया जाता है, बेसिकली सलाइन जब चढ़ाया जाता है, तो वो क्या करती है, थोड़ी देर के लिए फ्लूइड को ऐसे जाने देती है कि कोई बीच में कहीं पे एयर बबल ना हो। तो वो क्या है, जो ब्लॉकिंग हो जाती है, सडन ब्लॉकिंग ऑफ एन आर्टरी, उस कंडीशन को बोला कि वो एम्बोलिज्म है। एम्बोलिज्म अभी बोल करके हटे, थ्रोम्बस की वजह से ही एम्बोलिज्म नहीं होता है, वो एक कॉज है एम्बोलिज्म का। एम्बोलिज्म कई बार आपके अदर रीजन से भी हो सकता है, ठीक है। तो एम्बोलिज्म हो जाना, थ्रोम्बोटिक डिजीज हो जाना, थ्रोम्बोटिक डिजीज मतलब बॉडी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। कई बार क्या होता है, जिनका ब्लड थिक होता है या जिनमें क्लॉटिंग फास्ट होती है, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, कई बार ऐसे ही थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। ज़रूरी नहीं है लिपिड एक्यूमुलेशन हो, वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो, तब जा करके वहाँ पे थ्रोम्बस हो। कई बार थ्रोम्बोटिक डिजीज की वजह से भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। कोई पर्टिकुलर ट्रॉमा होना, ट्रॉमा ज़रूरी नहीं है कि मेंटल ट्रॉमा हो। कई बार क्या होता है, कहीं इंजरी की वजह से कहीं चोट लग जाने की वजह से भी कई बार क्या हो जाता है, ट्रॉमा एक कंडीशन बन जाती है, ठीक है। एन्यूरिज्म होना, एन्यूरिज्म हम अभी तक 2-3 बार पढ़ चुके हैं, बैलूनिंग या वीकेंड एरिया इन आर्टरीज हो जाना, ठीक है। या कंप्रेशन हो जाना, कंप्रेशन किसी की वजह से भी, मान लो किसी को किसी अदर ऑर्गन का क्या हुआ है, कोई पर्टिकुलर ट्यूमर हुआ है, कैंसर हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन की वजह से जो कंप्रेशन हो रहा है वो कॉर्नरी आर्टरीज पे पड़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉर्नरी आर्टरीज पे कंप्रेशन पड़ेगा तो वो भी क्या है, वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या है, कंप्रेशन एक अदर जो है मेन कॉज है, मेन इटियोलॉजिकल कॉज है किसका, IHD का। ये सारे कॉज के हैं, ये नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉज हैं, मतलब इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का होना ज़रूरी नहीं है, ये उसके बिना भी IHD बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया या कॉम्प्लिकेशन, या जिनको हमने क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहा। अभी एथेरोस्क्लेरोसिस में दिखाया कि एथेरोस्क्लेरोसिस तो एक कॉज है ही है इस्केमिक हार्ट डिजीज का, उसकी वजह से फर्दर जब थ्रोम्बस बन रहा है प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से, तो वो क्या कर रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरियस स्टेट बना रहे हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इस्केमिक डिजीज बना रहे हैं, या सडन डेथ कॉज कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो कॉम्प्लिकेशंस हुए आपके किसके, इस्केमिक हार्ट डिजीज के, ठीक है। तो development of lesions in the coronaries is not always accompanied by cardiac disease, depending upon the suddenness of onset, duration, degree, location and extent of the area affected by myocardial ischemia. The range of changes and clinical features may vary from an asymptomatic state at one extreme to immediate mortality at another.
अभी बोल करके हटी कि कई बार क्या होता है, अगर नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉज है इस्केमिक हार्ट डिजीज के, तो कई बार क्या होता है बिना सिम्टम के भी वो डिजीज आपकी बॉडी में बनती रहती है, ठीक है। वरना क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरियस अगर बन रहा है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या मान लो कंप्रेशन हुआ हुआ है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का, तब भी क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो चेस्ट पेन दिखेगा कि अगर नहीं हो रही है ऑक्सीजन, वो ब्लड डिमांड पूरी नहीं हो रही है। बट कई कंडीशन में क्या होता है, बिना चेस्ट पेन के, बिना किसी सिम्टम के भी इस्केमिक हार्ट डिजीज बनती रहती है। आपको पता भी नहीं लगेगा, पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा कि बॉडी में इस्केमिक हार्ट डिजीज है, क्लिनिकल फीचर कोई भी नहीं आएगा। तो एक क्या हो गया कि कई बार एसिम्टोमेटिक स्टेट होती है और कई बार एक्सट्रीम मोर्टिलिटी होती है। मोर्टिलिटी अभी बता देती हटी कि जो डेथ रेट है, ठीक है, तो वो एक्सट्रीम मोर्टिलिटी भी हो सकती है। जैसे क्या है, सडन कार्डियक डेथ, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है कि एसिम्टोमेटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन या क्लिनिकल फीचर एसिम्टोमेटिक हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरियस कंडीशन हो सकती है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बन सकता है, या क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज बन सकती है। उसमें क्या देखा हमने क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज में कि हल्की सी जगह है कॉर्नरी आर्टरी ब्लड सप्लाई के लिए, या इसी को बोला इस्केमिक कार्डिक मायोपैथी। मायोपैथी मतलब कोई भी कार्डिक कंडीशन बनना। अगर इस्केमिक प्रॉपर आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो उसी को क्या बोला, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डियल फिब्रोसिस की, वहाँ पे फिब्रिन की फॉर्मेशन होता है ना, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होता है। तो इन कंडीशंस को आप तीनों नाम दे सकते हो। या सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, अभी देखा कि अगर थ्रोम्बस बहुत बड़ा है और वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, बिल्कुल ही कवर हो चुका है प्लाक और थ्रोम्बस की वजह से आर्टरी, तो क्या होगा, वो सडन कार्डियक डेथ होगी, ठीक है। तो दीज आर कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हो, इफेक्ट भी बोल सकते हो, या क्लिनिकल फीचर्स भी बोल सकते हो। ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई, फ्रॉम एसिम्टोमेटिक स्टेट टू मोर्टिलिटी, एक्सट्रीम मोर्टिलिटी, सडन कार्डियक डेथ तक, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देखेंगे कि एंजाइना पेक्टोरियस है क्या। एंजाइना पेक्टोरियस लिटरली मीन्स चेस्ट पेन, कुछ भी नहीं है। एंजाइना पेक्टोरियस एक कंडीशन है जो आपके किसी में बन सकती है, इस्केमिक हार्ट डिजीज में बन सकती है। क्यों, क्योंकि आपके हार्ट को प्रॉपर क्या नहीं मिल रही, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। जैसे दूसरे सेल आपके ऑक्सीजन डिपेंडेंट काम करते हैं, मायोकार्डियल सेल भी ऑक्सीजन डिपेंडेंट काम करते हैं। तो अगर वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो वो एंजाइना पेक्टोरियस कंडीशन बनाएगा, कॉम्प्लिकेशन देगा, क्लिनिकल फीचर देगा, डेट इज चेस्ट पेन। इस्केमिया इंड्यूसिस पेन बट इज इनसफिशिएंट टू कॉज मायोसाइट डेथ। ये सिर्फ क्या है, ये एक चेस्ट पेन कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि मायोसाइट डेथ कॉज करेगा, ठीक है। ये एक साइन एंड सिम्टम है, ऐसा समझ लो। एंजाइना कैन बी स्टेबल। जो स्टेबल एंजाइना है वो है क्या कंडीशन, ये टाइप्स है एंजाइना के, स्टेबल एंजाइना, प्रिंसमेंटल एंजाइना और आपका अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, अकरिंग प्रिडिक्टिवली एट सर्टेन लेवल ऑफ एक्सर्शन। मतलब आप पर्टिकुलर कहीं पे एक्सर्शन कर रहे हो, पर्टिकुलर कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, वेट लिफ्ट कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, आपका चेस्ट पेन होगा। अब दिखती सी बात है, जब आप कोई हार्ड वर्क करोगे, फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हार्ड कार्डियो कर रहे हो, हार्ड एक्सरसाइजेज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, बॉडी डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो उसी तरह आपके हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड और ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर कहीं पे इस्केमिक हार्ट डिजीज है, ऊपर से आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो वो एंजाइना पेक्टोरियस का जो अटैक आएगा, दैट इज योर स्टेबल एंजाइना। कि ये क्या हो रहा है, जब आप कोई एक्सर्शन वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एंजाइना चेस्ट पेन हो रहा है, दैट इज योर स्टेबल एंजाइना। दूसरा, कैन बी कॉज बाय वेसल स्पाज्म, जिसको हमने प्रिंसमेंटल एंजाइना कहा। प्रिंसमेंटल एंजाइना कि वहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर वेसल स्पाज्म की वजह से, सडन कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल की वजह से एंजाइनल अटैक आ रहा है, वो चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप काम कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट कंडीशन में हो, ये सडन कभी भी आ सकता है। किसकी वजह से, वेसल स्पाज्म की वजह से, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप काम नहीं कर रहे हो। तो उस कंडीशन को क्या बोला, वो प्रिंसमेंटल आपका क्या है, एंजाइना है। और तीसरा आ जाता है अनस्टेबल एंजाइना, अकरिंग विद प्रोग्रेसिवली लेस एक्सर्शन और इवन एट रेस्ट। आप कोई काम नहीं भी कर रहे, बहुत छोटा सा काम कर रहे हो जिसमें लेस एक्सर्शन है, या आप रेस्ट कंडीशन में हो, उसमें भी अगर एंजाइनल अटैक आ जाता है, तो दैट टाइप ऑफ एंजाइना इज अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। दूसरी कंडीशन आ जाती है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, दैट इज सेकंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज। एसिम्टोमेटिक स्टेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एसिम्टोमेटिक नाम बता रहा है तो उसमें कोई सिम्टम ही नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन थी, दैट इज एंजाइना पेक्टोरियस, और जो नेक्स्ट आपकी है, दैट इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। क्या आज के लिए इतना ही काफ़ी है?
मायोकार्डियल इंफेक्शन कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इसकी साइन एंड सिम्टम, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस भी बचा है, और मायोकार्डियल इंफेक्शन इसका थोड़ा लेंथी है, तो ये कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।